प्यारे बच्चों, अभी तक हमने पृष्ठ रसायन में कोलाइडी निकाय के या कोलाइडी विलयन के बनाने की विधि, इनके प्रकार और इनके शोधन की विधियों के बारे में अध्ययन किया है। आज हम बिना किसी प्रस्तावना के, बिना किसी समय को बर्बाद किए टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है कोलाइडी निकाय के गुण। तो बच्चों, कोलाइडी निकाय के बहुत से प्रमुख गुण हैं। इनमें से पहला गुण है कोलाइडी कणों की आकृति या कोलाइडी कणों का आकार। पहला गुण कोलाइडी कणों का आकार है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोलाइडी कणों का आकार जो है वो अणुओं से या विलयन के कणों से तो बड़ा होता है, परंतु निलंबन के कणों से छोटा होता है। यह हम पढ़ चुके हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि कोलाइडी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। इसकी रेंज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होती है। दूसरा गुण जो कोलाइडी निकाय का है वो होता है इसकी विषमांग प्रकृति। कोलाइडी निकाय की प्रकृति विषमांग होती है। विषमांग प्रकृति, विषमांग प्रकृति से क्या तात्पर्य है? अर्थात इसमें दो प्रावस्थाएं पाई जाती हैं। एक प्रावस्था कहलाती है परिक्षिप्त माध्यम, एक प्रावस्था का नाम है परिक्षिप्त माध्यम और दूसरी प्रावस्था का नाम है परिक्षिप्त प्रावस्था। परिक्षिप्त प्रावस्था, जैसा कि हम जानते हैं विलयन के भी दो अवयव हैं, दो घटक हैं, विलेय और विलायक। तो विलयन में जो रोल विलायक निभाता है वही रोल कोलाइडी निकाय में परिक्षिप्त माध्यम का होता है, और विलयन में जो रोल विलेय का होता है वही यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था को प्ले करना होता है। इस तरह जो कोलाइडी निकाय है वो भी दो घटकों से मिलकर बनता है या दो अवयवों से मिलकर बना होता है। एक को हम कहेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरे को कहेंगे परिक्षिप्त माध्यम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, तीसरा इसका जो एक लक्षण है, अक्सर इस पर शॉर्ट नोट आता है पेपर में, बोर्ड परीक्षा में, वो कहलाता है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव ये क्या होता है इसको समझिए। मान लीजिए हम किसी बर्तन में विलयन भर दें। कैसा विलयन? कोलाइडी विलयन। यहां हमने इसमें कोलाइडी सॉल्यूशन भर दिया। अब हम इधर की साइड से इस पर प्रकाश का एक किरण पुंज डाल रहे हैं। तो वो किरण पुंज, मान लीजिए इसमें पहले हमने सामान्य विलयन भरा, कोई भी सामान्य विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन या चीनी का विलयन, कोई सा भी विलयन भरा। अब इस प्रकाश किरण पुंज को या इस लाइट बीम को मान लीजिए हमने एक लेंस लगा दिया है, इसमें से गुजारा, फोकस किया। अगर हम सामान्य विलयन में इसको सामने से देखेंगे तो ये प्रकाश किरण पुंज इसकी ओर आती दिखाई देंगी। यहां से अगर हम देख रहे हैं तो मान लीजिए यहाँ कोई नेत्र है, यहां से देख रहा है कोई व्यक्ति, तो इसमें से लाइट इसमें आती हुई दिखाई देगी। अगर इसमें हम ऊपर की तरफ से या इसके नीचे से देखेंगे तो इसमें अंधकार नजर आएगा, डार्कनेस दिखाई देगी। लेकिन अगर हम सामान्य विलयन के स्थान पर इसमें क्या ले लें? कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन ले लें, तो अब सामने से देखने पर यह प्रकाश का किरण पुंज हमें इस तरह ये शंक्वाकार पथ पर शंकु की आकृति में दिखाई देगा। इसको हम कहते हैं टिंडल शंकु। और इस घटना को, कौन सी घटना को? प्रकाश के किरण पुंज की सामने की ओर से देखने पर शंक्वाकार आकृति में दिखाई देना, यह कहलाता है टिंडल प्रभाव। क्यों कहलाता है? क्योंकि इस प्रभाव की खोज किसने करी थी? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने। उसी के नाम पर इसको हमने टिंडल प्रभाव कह दिया। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि अगर हम कोलाइडी निकाय की जगह मान लीजिए निलंबन ले लें तो क्या होगा? तो बच्चों, निलंबन में ये टिंडल शंकु न दिखाई देकर ये पूरे का पूरा जो निलंबन का तंत्र होगा या विलयन बनेगा या निकाय होगा वो पूरा चमकीला दिखाई देगा, पूरे के पूरे में इसमें चमक उत्पन्न हो जाएगी। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो प्रकाश किरण पुंज यहां आता है वो इन कणों से, जो विलयन के अंदर कण होते हैं, उनसे स्कैटर हो जाता है, उनसे प्रकीर्णित हो जाता है। अब चूंकि वास्तविक विलयन के जो विलेय के कण होंगे उनकी आकृति बहुत छोटी होती है, वो प्रकाश कणों का या प्रकाश किरण पुंज का प्रकीर्णन करने में असमर्थ होता है, इसलिए वहां हमें यह दिखाई नहीं देता। लेकिन चूंकि इसका आकार सामान्य कणों की अपेक्षा, विलयन के कणों की अपेक्षा बड़ा होता है, इसलिए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज वाले कण प्रकाश के किरण पुंज को प्रकीर्णित कर देते हैं और इसका पथ हमें शंक्वाकार दिखाई देता है। दूसरी ओर जो निलंबन के केस में, निलंबन के कण बहुत बड़े होते हैं। कोई भी जितना भी बड़ा कण प्रकाश के कण से या फोटोन से या किरण पुंज से टकराएगा वो उतना ही ज्यादा उसका प्रकीर्णन कर देगा। तो निलंबन के कण अत्यधिक मात्रा में इसका प्रकीर्णन कर देते हैं, इसलिए ये प्रकाश चारों तरफ बिखर जाता है और हमें पूरे के पूरे इस निकाय में या सिस्टम में या इस विलयन में चमक उत्पन्न हो जाती है और चमक दिखाई देती है। उम्मीद है मुझे आपकी समझ में आ गया होगा और मैं आपको इसको व्यवहारिक उदाहरण से समझा देता हूं। इसी टिंडल प्रभाव का कारण है कि जब हम अंधेरे कमरे में कोई प्रकाश किरण पुंज को प्रवेश कराते हैं तो उसका पथ चमकता हुआ नजर आता है। आप लोगों ने अक्सर महसूस करा होगा, किसी अंधेरे कमरे में अगर हम लेट रहे हैं
और किसी सूक्ष्म छिद्र से या किसी जैसे मकानों में अटसल्ला या रोबा होता है, छिद्र होता है, उसमें से कोई प्रकाश पुंज आ रहा हो, प्रकाश अंदर आ गया हो, किरण पुंज, तो हमें उसके रास्ते में आते हुए चमक महसूस होती है, कुछ किरण चमकते हुए से दिखाई देते हैं। देखा है ना सबने? तो ये जो चमकीला पथ होता है इसी को हम टिंडल पथ या टिंडल प्रभाव कहते हैं। यही क्या कहलाता है? टिंडल प्रभाव। अब आप लोगों को जिज्ञासा होगी कि जो चमक रहे हैं कण वो क्या है? तो वो कण कौन से होते हैं? वो वायु में उपस्थित धूल के कण होते हैं। वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं और उससे हमें ऐसा दिखाई देता है कि कोई चमकीली चीज इधर उधर दौड़ रही है। ठीक है, अच्छा। अब कुछ इसमें इंटरेस्टेड फैक्ट्स हैं, वो आप लोग समझिए। टिंडल प्रभाव की जो प्रबलता है, ये प्रभाव जो चक्राकार पथ वाला है, ये कब ज्यादा प्रबल होगा? इस प्रभाव की प्रबलता प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा पर निर्भर करती है। कण प्रकाश को जितना ज्यादा प्रकीर्णित कर देंगे उतना ही टिंडल प्रभाव ज्यादा दिखाई देगा। अब प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश के तरंगदैर्ध्य और परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर निर्भर करती है। दूसरा फैक्ट एक और है इसमें कि तरंगदैर्ध्य कम होने पर प्रकीर्णन बढ़ता है। जितना तरंगदैर्ध्य प्रकाश के किरणपुंज का कम होगा उतना ही प्रकीर्णन बढ़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो स्पेक्ट्रम होता है लाइट का, जिसमें 7 रंग होते हैं विबग्योर वाला, उसमें बैंगनी रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। इसलिए बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि हमें आसमान का रंग या समुद्री जल या अधिक मात्रा में, मान लीजिए स्विमिंग पूल है, उसमें जल का कलर ब्लू या नीला दिखाई देता है। ठीक है, अच्छा। अब कोलाइडी कण का साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ही प्रकीर्णन ज्यादा होगा। कोलाइडी कण का साइज जितना अधिक बड़ा होगा उतना ही प्रकीर्णन ज्यादा होगा, और तरंग दैर्ध्य जितना कम होगा उतना प्रकीर्णन ज्यादा होगा। इन दोनों फैक्ट को ध्यान रखेंगे। तो कोलाइडी कण का आकार जितना अधिक होता है उतना ही प्रकीर्णन अधिक होता है। इसीलिए जो द्रव विरोधी सोल हैं वो प्रकाश को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। द्रव विरोधी जो कोलाइडी विलयन है या कोलाइडी सोल हैं, उनमें ये जो गुण है, ये प्रभाव है, ये अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, चौथा इसका जो लक्षण है या गुण है, फोर्थ प्रॉपर्टी इस निकाय की, वो है ब्राउनी गति, ब्राउनियन मोशन, या इसको हम कहते हैं ब्राउनी गति। ब्राउनी गति के बारे में आप लोग जानते होंगे। क्या होती है ब्राउनी गति? ब्राउनी गति का मतलब है कि अगर हम सूक्ष्मदर्शी से कोलाइडी विलयन में देखें तो जो कोलाइडल पार्टिकल हैं, कोलाइड के कण हैं, वो टेढ़े मेढ़े ऐसे चलते हुए दिखाई देंगे। ये कण ऐसे दिखाई देंगे, किसी भी दिशा में जा सकते हैं। ये टेढ़े मेढ़े पथ पर ये चलते हुए दिखाई देंगे सभी दिशाओं में। तो कोलाइडी कणों की ऐसी गति या निरंतर और तीव्र गति जो अनियमित होती है, इसका कोई निश्चित रूट तय नहीं होता है, कोई निश्चित दिशा तय नहीं होती है, इस गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। अब ब्राउनी गति क्यों कहते हैं? इसका फिर वही रीजन है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम ब्राउनी गति पड़ा। इंटरेस्टेड फैक्ट इसमें यह है कि रॉबर्ट ब्राउन ने जो ब्राउनी गति देखी थी वो कोलाइडी विलयन में नहीं देखी थी। उन्होंने तो पुष्प के पराग कणों को पानी में डाल के माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन पराग कणों की, पोलन ग्रेन्स की गति को देखा था। वो पोलन ग्रेन्स जिग जैग मोशन कर रहे थे सभी दिशाओं में, टेढ़ी मेढ़े पथ पर। उन्होंने उस गति को ब्राउनी गति नाम दिया। बाद में जब कोलाइडी निकाय की खोज हुई, कोलाइडी निकाय में भी यही गुण देखा गया, तो इनकी गति को भी ब्राउनी गति ही कह दिया गया। अब आप लोगों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि आखिर ये ब्राउनी गति होती क्यों है? कोलाइडी कणों में ये ब्राउनी गति होती क्यों है? देखो बच्चों, गति जब भी होगी तभी होगी जब किसी मैटर पर या किसी कण पर फोर्स या बल अप्लाई होगा, फोर्स अप्लाई होगी, बल लगेगा, बल या दाब। तो इसका मतलब इन कणों पर भी कहीं से कोई दाब या बल लग रहा है, अर्थात ये कहीं टकरा रहे हैं। तो ये किससे टकरा रहे हैं? अनियमित गति तो तभी होगी जब ये अनियमित दिशाओं में टक्कर मार रहे होंगे। तो टकराने वाले कौन है? क्या एक कोलाइडी कण दूसरे कण से टकराता है? नहीं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं अभी अगले ही इसमें पॉइंट में बताऊंगा। क्योंकि ये आवेशित होते हैं, इन पर समान आवेश होता है, और समान आवेश वाले कण एक दूसरे से कभी टक्कर नहीं मार सकते, एक दूसरे से कभी नहीं टकरा सकते। प्लस चार्ज प्लस से कभी नहीं टकराएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल होता है। ये एक दूसरे के निकट इतना आ ही नहीं सकते कि एक दूसरे से इनकी टक्कर हो जाए। तो फिर ये किससे टकराते हैं? तो ये जो कण है कोलाइड के, जिन्हें हम कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, ये कण माध्यम के कणों से टकराते हैं। तो एक और परिभाषा दी जा सकती है कि किस कोलाइडी निकाय में कोलाइडी प्रावस्था के कणों का परिक्षिप्त माध्यम के कणों से टकराकर सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। ठीक है, तो ये ब्राउनी गति का कारण था। अगर कोई पूछता है कि ब्राउनी गति क्यों होती है, तो ब्राउनी गति कोलाइडी निकाय में उपस्थित परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की परिक्षिप्त माध्यम के कणों से टक्कर के फलस्वरूप होती है। ठीक है, ओके, अच्छा जी। अब नेक्स्ट आता है फिफ्थ, पांचवा गुण। पांचवा गुण क्या है कोलाइडी निकाय का या कोलाइडी तंत्र का? वो होता है, मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत आवेश। विद्युत आवेश
हम जानते हैं कि कणों पर, कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण होता है। इसका मैंने अभी यहां जिक्र किया था। कोलाइडी कणों पर समान विद्युत आवेश होने के कारण इनमें प्रतिकर्षण होता है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इसी प्रतिकर्षण के कारण जो कोलाइडी निकाय है उसका स्थायित्व होता है। अगर ये प्रतिकर्षण ना होता तो फिर ये कोलाइडी निकाय संभव नहीं था, ये अवक्षेपित हो जाता, अवक्षेप बन जाता, स्कंदन हो जाता इसका। तो कोलाइडी निकाय का स्थायित्व क्यों होता है? इन्हीं विद्युत आवेशों के कारण। तो बच्चों, कोलाइडी कण चूंकि आवेशित होते हैं और समान आवेशित होते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और इसी कारण कोलाइडी विलयन स्थायी होता है, या ये प्रतिकर्षण बल कोलाइडी विलयन को स्थायित्व प्रदान करता है। एक और मैं इसमें विद्युत आवेश में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं। क्या? कि जो कोलाइडी कण हैं वो तो आवेशित होते हैं, वो तो चार्ज होते हैं, लेकिन कोलाइडी निकाय या कोलाइडी विलयन वो उदासीन होता है। वो क्या होता है? वो उदासीन होता है कि नहीं? इंटरेस्टेड? कोलाइडी कण आवेशित होते हैं लेकिन कोलाइडी विलयन वो उदासीन होता है। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे संभव है? जब कोलाइडी कण या जो है वो आवेशित हैं तो फिर निकाय उदासीन कैसे हो जाएगा? इस चीज को समझाने के लिए डबल लेयर थ्योरी, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी या वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत, इस पर शॉर्ट नोट आ जाता है अलग से। वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत, द्विस्तर सिद्धांत, ये इसको समझाएगा। वैद्युत द्विस्तर सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कोलाइडी कण तो आवेशित होते हैं लेकिन कोलाइडी निकाय उदासीन होता है। क्या है ये सिद्धांत? इस सिद्धांत के अनुसार कोलाइडी कणों में विलयन से आयनों को, जो कोलाइडी कण हैं उनमें विलयन से आयनों को एडजॉर्ब करने की या अधिशोषित करने की प्रवृत्ति होती है। समझ में आई क्या बात? जो कोलाइडी निकाय में दो प्रावस्थाएं थी, एक माध्यम और दूसरी प्रावस्था। एक तो था कोलाइडी माध्यम और दूसरी थी कोलाइडी प्रावस्था। तो जो कोलाइडी प्रावस्था है उसके कणों में परिक्षिप्त माध्यम के में उपस्थित आयनों को अधिशोषित करने की प्रवृत्ति होती है, वो उनको अधिशोषित करते हैं। अब कोलाइडी कण के विलयन से उन आयनों को अधिशोषित कर, ऐसा नहीं है कि किसी भी आयन को अधिशोषित करेंगे, ये भी शर्त है इस सिद्धांत की। केवल उन्हीं आयनों को अधिशोषित करेंगे जो समान होंगे या उभयनिष्ठ होंगे, अर्थात जो समायन होंगे। ठीक है? पिछले साल हमने समायन प्रभाव पढ़ा था, शायद आप लोगों को ध्यान आ गया हो। समायन प्रभाव क्या था? जब दो विलयनों में समान प्रकार के आयन उपस्थित होते हैं तो उसके कारण दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की दर कम हो जाती है। इस प्रभाव को हमने समायन प्रभाव कहा था। अब समायन या कॉमन आयन या उभयनिष्ठ आयन, ये एक ही चीज है। ये क्या है, कैसे होता है वैद्युत द्विस्तर में, ये मैं आप लोगों को अब डिटेल में बताता हूं। देखिए होता क्या है, आप एक उदाहरण से समझें इसको। कोलाइडी निकाय का हम उदाहरण ले रहे हैं और हम निकाय ले रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड। मान लीजिए फेरिक हाइड्रोक्साइड का हमारे पास कोलाइडी निकाय है, कोलाइडी विलयन है या कोलाइडी सोल है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। हम जानते हैं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड किस में आयनित हो जाएगा? Fe3+ में। Fe की वैलेंसी 3 होती है तो इसमें 3 आवेश, और OH, सॉरी यहाँ FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड का, और OH पे -1, अर्थात फेरिक आयन मिलेगा और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा। कब? जब ये वियोजित होगा। अब यदि क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड के कारण जब फेरिक आयन और OH आयन, दो तरह के आयन प्रदर्शित करेंगे, तो जब हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल लेंगे तो इस सोल में या इस कोलाइडी विलयन में यह प्रवृत्ति होगी कि ये परिक्षिप्त माध्यम में से समान प्रकार के आयन, समान प्रकार के मतलब या तो फेरिक आयन हो या हाइड्रोक्साइड आयन हो, इनमें से कोई से भी एक आयन को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेंगे। ये इनमें प्रवृत्ति है इनको अधिशोषित करने की, जिससे इसके पृष्ठ पर एक डबल लेयर या द्विस्तर बन जाता है और ये आवेश को संतुलित कर देता है। अब ये चीज मैं आपको चित्र से समझाता हूं। देखिए क्या होता है, हमने FeOH का होल थ्राइस इसका सोल लिया, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था में इसके बहुत से कण या अणु या मॉलिक्यूल, कुछ भी कहते हैं, ये उपस्थित होंगे। इसमें हमने क्या कर दिया, मान लीजिए FeCl3 डाल दिया। FeOH का होल थ्राइस ये था और इसमें क्या डाल दिया हमने, FeCl3। क्या होगा भैया इससे, इस अभिक्रिया से क्या होगा जब FeCl3 इसमें डाल देंगे तो होगा क्या? देखिए जो FeOH का होल थ्राइस है, हम इसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं करा रहे, मैं समझा रहा हूं इस कोलाइडी निकाय पर Fe आयनों का अधिशोषण कैसे होगा, डबल लेयर या द्विस्तर कैसे निर्मित होगी। इस FeOH का होल थ्राइस, ये इस पर कौन से आयन अधिशोषित हो सकते हैं? या तो Fe+3 या OH के, और FeCl3 में कौन से आयन मिलेंगे? Fe आयन। OH तो इसमें है नहीं, तो इस पर Fe3+, इन आयनों को
FeOH का होल थ्राइस जो परिचित प्रावस्था है, इस माध्यम से हमने इस विलयन कोलाइडी विलयन में क्या लिया है, FeCl3 को परिचित माध्यम के रूप में यूज किया है। तो इसमें से ये Fe आयनों को, चूंकि यही समान है, समान प्रकार के हैं या उभयनिष्ठ आयन है, इन Fe आयनों को ये अधिशोषित कर लेंगे अपनी सतह पर, और इनके अधिशोषण करने से ये कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि Fe आयनों पर धनायन है तो ये धनावेशित हो जाएगा। लेकिन ये तो धनावेशित हो गए कण तो, और मैंने आपको बताया कि विलयन उदासीन होता है, तो उदासीन कैसे होगा वो समझो। एक लेयर तो ये है आयन की, ये कण है और इस पर ये अधिशोषित हुआ, ऐसे दिखा दूं मैं इसको, ये रहा Fe आयन अधिशोषित हो गए, यहां भी Fe आयन है 3+ है इस पर, यहां भी Fe आयन, कितने भी दिखा सकते हो इसमें आप, ये अधिशोषित हो गया, ऐसे ऊपर यहां कहीं भी दिखा दो, ये मैं फिगर में दिखा रहा हूं, ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो एक लेयर तो ये वाली बन गई इसके चारों तरफ Fe आयनों की। अब क्या होता है, FeCl3 में Fe आयन के अलावा Cl आयन भी हैं। अब दूसरी लेयर इन Cl- की बन जाएगी। एक Fe पे कितने Cl हैं, 3 भाई, इस पे तभी तो चार्ज न्यूट्रल होगा। एक Fe पे 3+ चार्ज है, Cl पे 1 पे -1 होता है, तो इसके 3+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए Cl- के 3 आयन चाहिए। ये 3 आयन ये वाले हैं, ये 3 अपना इसके बाहर एक दूसरा स्तर बना देते हैं, ऐसे समझो इसको। एक दूसरी लेयर इन्होंने अपनी ये यहां तैयार कर दी, ये यहां Cl-, 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 ऐसे हर एक Fe के लिए 3 Cl लगेंगे, ऐसे एक Cl लग गया, दूसरा और Cl, तीसरा और, इस तरह ये जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही दूसरी लेयर में माइनस चार्ज होगा, और ये दोनों चार्ज एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देंगे। इस तरह जो कोलाइडी निकाय है या कोलाइडी विलयन है वो स्वयं पूरे का पूरा तो उदासीन होगा, लेकिन जो कोलाइडी कण हैं वो आवेशित होते हैं। क्यों, इसके कारण, पहली लेयर के कारण। इस चित्र से दिख रहा है, ये जो पहली वाली लेयर है इस डॉटेड सर्किल के अंदर ये तो चार्ज है, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जैसे ही दूसरी लेयर बनी, सेकंड लेयर ये वाली, और ये लेयर कौन बनाएंगे, अपोजिट चार्ज Cl- आयन, इन्होंने इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया, उदासीन कर दिया, और इस तरह पूरे का पूरा निकाय उदासीन हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो कोलाइडी कण हैं वो तो आवेशित होते हैं, लेकिन कोलाइडी निकाय वो उदासीन होता है। समझ में आ गई? चलिए, अब नेक्स्ट है वैद्युत कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर आया है हमारा, ये 5th था, 6th, वैद्युत कण संचलन। कण संचलन इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस, अब जैसा इसका नाम है, नाम में दम है इसके, वैद्युत कण संचलन, यानी वैद्युत कणों का चलना। वैद्युत कणों का चलना क्या मतलब इसका, देखिए, कोलाइडी विलयन को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रख दें, विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रोड लगे हों और उसमें कोलाइडी विलयन को रख दें, जैसे हमने शोधन में पढ़ा था, जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक डायलाइसिस में पढ़ा था, उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए थे तो विपरीत आवेशित कण उनकी तरफ दौड़ने लगे थे और वो शोधन हो गया था। तो अगर हम विद्युत क्षेत्र में कोलाइडी विलयन को रख देते हैं तो कोलाइडी कण कैथोड या एनोड की ओर गति करने लगते हैं, और इसी गति को हम क्या कहते हैं, वैद्युत कण संचलन। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोलाइडी कण, ये मैंने पढ़ा, वो आवेशित होते हैं, जब आवेशित हो गए तो वैद्युत कण बन गए। अब वो कण क्या बन गए, वैद्युत कण। अब उनका चलना अर्थात संचलन, तो ये कहलाएगा वैद्युत कण संचलन। तो कोलाइडी विलयन में अगर हम कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसके कण कैथोड या एनोड की ओर गति करने लगते हैं। कैथोड की ओर जाएंगे या एनोड की ओर, ये निर्भर करेगा कि कोलाइडी कणों पर कैसा चार्ज है। अपोजिट चार्ज की तरफ वो मूवमेंट शो करेंगे। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, कि विद्युत क्षेत्र में या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोलाइडी कणों की गति वैद्युत कण संचलन कहलाती है। इतनी सी बात हम इसमें समझा देंगे, ठीक है। अगर कोलाइडी कण कैथोड की ओर चल रहे हैं, कैथोड की ओर चल रहे हैं, या कोलाइडी कण किधर चलेंगे, एनोड की ओर, तो अगर ये कैथोड की ओर चलेंगे तो इसको हम कहेंगे धन कण संचलन। कैथोड की ओर चलेंगे तो ये कहलाएगा धन कण संचलन। कैथोड की तरफ कौन से कण चलेंगे, कैथोड होता है नेगेटिव, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो नेगेटिव की तरफ कौन चलेंगे, पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव कण क्या कहलाते हैं, धन कण, उनका चलना धन कण संचलन। ऐसे ही अगर कोलाइडी कण एनोड की ओर चलते हैं, अगर ये एनोड की ओर चलेंगे तो उसे कह देंगे हम ऋण कण संचलन। इस तरह वैद्युत कण संचलन दो प्रकार का हुआ, धन कण संचलन और ऋण कण संचलन, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं आपसे उदाहरण दूं कि हमारे पास वही है, ये वाला उदाहरण ले लो, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल है। अब मुझे आप ये बताइए कि इस कोलाइडी निकाय के कण किस ओर गति करेंगे। सोचिए, अभी मैंने समझाया था FeOH का होल थ्राइस है, इसको हमने फेरिक क्लोराइड के परिक्षिप्त माध्यम में घोल दिया है या इसको विलयन को बना दिया है। अब हमें यह बताइए कि इसके कण जो संचलन शो करेंगे वो कौन सा करेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था FeOH का होल थ्राइस ये कैसा आवेशित होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये धनावेशित कण होंगे।
क्यों? FeCl3 में अभी मैंने ऊपर समझाया था, यहां देख लो एक बार फिर से, इस पर समायन प्रभाव के कारण विद्युत आवेश कौन सा वाला इस पर एडजॉर्ब होगा? Fe+3, और Fe+3 के एडजॉर्ब होने के कारण ये धनावेशित हो जाता है। अब इस धनावेशित कण को अगर हम विद्युत क्षेत्र में रख दें, इस धनावेशित कण को हमने कहां रख दिया? विद्युत क्षेत्र में, क्योंकि अभी मैंने बताया वैद्युत कण संचलन कब होता है? जब कोलाइडी विलयन को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो विद्युत क्षेत्र में रखने पर ये किधर जाएगा? जब पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव मीन्स कैथोड की तरफ, और जब नेगेटिव की तरफ जाएगा और कौन सा कण है ये? धन, तो क्या कहलाएगा? धन कण संचलन। ठीक है, ये था इसका वैद्युत कण संचलन का गुण। अब भैया आता है नेक्स्ट नंबर 7, सेवंथ प्रॉपर्टीज की, या 7वां गुण इसका क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी परीक्षा में काफी पूछा जाता है। क्या है ये? ये है स्कंदन। क्या कहलाता है? स्कंदन या अवक्षेपण। इसको कहते हैं कोगुलेशन। कोगुलेशन किसे कहेंगे? स्कंदन। कौन प्रदर्शित करेगा? तो इसको प्रदर्शित करता है द्रव विरोधी, द्रव विरोधी कोलॉइड। कैसे करता है? जब हम द्रव विरोधी कोलॉइड में कोई विद्युत अपघट्य, अब किसी के माइंड में विद्युत अपघट्य को लेकर कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए इस स्तर पर आके। अभी भी अगर विद्युत अपघट्य को लेकर कंफ्यूजन है तो फिर बुरी बात है, क्योंकि हम विद्युत अपघट्य के बारे में एक पूरा चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं। अभी कौन सा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। तो कोई विद्युत अपघट्य अगर मिला देते हैं, फिर भी कुछ ऐसे भले मानस होंगे जिन्हें विद्युत अपघट्य में दिक्कत आ रही होगी। तो समझ लो, ऐसा लवण या ऐसा कोई भी पदार्थ जो जल में डालने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। तो जल विरोधी कोलाइड में अगर हम विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डाल दें तो कोलाइडी कण आपस में मिलकर अवक्षेप बना लेते हैं, प्रेसिपिटेट, अवक्षेपित हो जाते हैं। यही क्रिया अवक्षेपण या स्कंदन कहलाती है। समझ गए क्या? द्रव विरोधी कोलाइड में, द्रव विरोधी कोलाइड में या द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा, ज्यादा मात्रा डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी मात्रा डालने पर यह द्रव विरोधी कोलाइड निकाय अवक्षेपित हो जाता है, और यह घटना अवक्षेपण या स्कंदन कहलाती है। जैसे इस पर अगर शॉर्ट नोट आता है तो आप यही लाइन लिख दें बस, किसी द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा डालने पर कोलाइडी कण परस्पर मिलकर अवक्षेप बना लेते हैं। यह घटना अवक्षेपण या स्कंदन कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल दे दोगे उसमें, कोई भी अपनी टिप्पणी या अपनी बात समझाने के लिए एग्जाम्पल अगर देते हो, बहुत अच्छी चीज है, नंबर फिर नहीं करते। जैसे आर्सेनियस सल्फाइड, अब देखो एकदम सूख गया, आर्सेनियस सल्फाइड सुन गए, बहुतों की सूत्र नहीं लिखा जाने का आर्सेनियस सल्फाइड का। आर्सेनिक का सूत्र AS होता है, सल्फाइड का मतलब सल्फर का जुड़ा होना। सल्फर की वैलेंसी 2 वो यहां लगाई, आर्सेनिक की वैलेंसी 3 वो यहां लगा दी, हो गया आर्सेनियस सल्फाइड। ठीक है, अच्छा, आर्सेनियस सल्फाइड का जो कोलाइडी विलयन होता है वो कैसा होता है? वो भैया ऋणावेशित होता है। क्यों होता है? क्योंकि आर्सेनियस सल्फाइड पर सल्फाइड की, ये मैंने बताया था निकाय में द्विस्तर सिद्धांत के अनुसार भी, या कोलाइडी विलयन कोई भी हो, वो परिक्षेपण माध्यम से उभयनिष्ठ आयनों को अधिशोषित करने की प्रवृत्ति रखता है। तो आर्सेनियस सल्फाइड इन सल्फर आयनों को या सल्फाइड आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेता है और आर्सेनियस सल्फाइड सोल का निर्माण कर देता है। तो ये आर्सेनियस सल्फाइड सोल है। कैसा है? ऋणावेशित है, नेगेटिव कोलाइड है। कैसा कोलाइड है? नेगेटिव कोलाइड। अच्छा, अगर हम इसका वैद्युत कण संचलन करें तो किधर जाता? क्या कहलाता? ये धन इलेक्ट्रोड की ओर जाता, और ये कहलाता ऋण कण संचलन। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा ये ऋणावेशित ही होगा, अगर इसमें धनावेशित आयन एडजॉर्ब हो जाता तो ये धनावेशित क्लोराइड बन जाता। अब हमने इसमें अल्प मात्रा में बेरियम क्लोराइड मिला दिया भाई। क्या मिलाया? बेरियम क्लोराइड। आप जानते होंगे बेरियम क्लोराइड जब अपघट्य है तो ये काय में टूटेगा? Ba। बताओ कितना चार्ज लगेगा? चार्ज कहां से देखोगे? यहां से। इसकी बैलेंसी ये है तो इस पर इतना ही चार्ज लगा दो, प्लस ये। अब इसके ऊपर जब अपघट्य का हमने अल्प मात्रा में मिला दिया और ये ऋणावेशित है, तो इसमें से कौन से वाला आयन इसको अवक्षेपित करेगा? ये वाला अपोजिट आयन चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो Ba आयन इससे क्रिया करता है, ये Ba+2। कहां से आया? ये वैद्युत अपघट्य से। ठीक है, इसके बाद ये क्या बना देता है? ये देखो, इसको तो छू ही नहीं सकते, ये तो As2S3 कोलाइडी कण है, इसमें तो कोई चेंज करेंगे नहीं। S-, और अपघट्य का जो धनायन है ये द्विस्तर के रूप में ये जुड़ गया Ba++। अब ये 2 माइनस थे, ये 2 प्लस हैं, ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, उदासीन हो जाएगा।
ठीक है, तो जब ये उदासीन हो गया तो ये क्या बन जाएगा? प्रेसिपिटेट। क्या बन गया? ये प्रेसिपिटेट या अवक्षय बन गया, उदासीन। इस क्रिया को हम कहेंगे स्कंदन। ठीक है, अब इस कौन सा आयन इसके साथ लें कि स्कंदन तीव्रता से हो, उसका वेग कैसे प्रभावित होगा, इसके लिए भी कुछ कहानी है, समझिए क्या कहानी है। देखो भाई, आयनों के स्कंदन का प्रभाव किस पर निर्भर करेगा? एक तो आवेश की प्रकृति पे, जितना ज्यादा आवेश उतना ही ज्यादा है उसकी स्कंदन क्षमता, और दूसरा उसकी प्रकृति पे, आवेश की संख्या पे और उसकी प्रकृति पे। अब ये ऋणावेशित कोलाइड था, आप इसको 2Cl- से अभिकृत कर देते तो क्या अवक्षेप बनता? नेवर, कभी नहीं। इसके लिए कौन चाहिए था? पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो प्रकृति होगी, प्रकृति का चयन। इसकी अपोजिट प्रकृति का आयन हमें चाहिए अवक्षेपण कराने के लिए या स्कंदन कराने के लिए। दूसरा, अब अपोजिट प्रकृति का भी एक वैलेंसी वाला, मान लीजिए सोडियम आयन भी हो सकता था, एल्युमिनियम आयन भी हो सकता था, बेरियम आयन भी है, तो कौन सा ज्यादा अवक्षेपण कराता? इस सबको समझाने के लिए एक नियम दिया गया और उस नियम का नाम है हार्डी-शूल्जे। हार्डी और शूल्जे, शूल्जे की स्पेलिंग है SCHULZE। हार्डी-शूल्जे का नियम हिंदी में भी लिख दूं, हार्डी-शूल्जे का नियम। यह नियम दिया गया काहे के लिए? स्कंदन क्षमता को समझाने के लिए। हार्डी-शूल्जे का नियम क्या था? ये नियम जरा इस पर, ये फिर इंपॉर्टेंट है। हार्डी-शूल्जे बच्चों, एक एक नंबर के जो टॉपिक आते हैं कि 1.5 नंबर के, वो ये इंटरनल क्वेश्चन आते हैं अंदर से किसी एक चीज को, एक उनको पकड़ लिया और उस पर पूछ लिया प्रश्न। तो आयनों का जो स्कंदन प्रभाव है वो आवेश की प्रकृति और उसकी मात्रा यानी संयोजकता, उस पर निर्भर करता है। इसे हार्डी-शूल्जे ने एक नियम के द्वारा स्पष्ट किया। क्या था नियम? उन्होंने दो बातें बताई। पहली बात तो बताई कि किसी भी कोलाइडी विलयन का या किसी सोल का अवक्षेपण करने में वो आयन प्रभावी होगा जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत होगा। ठीक है, जैसे हमने यहां इसके विपरीत चिन्ह लिया। तो पहली चीज तो उन्होंने बताई कि अवक्षेपण के लिए विपरीत चिन्ह का होना जरूरी है। विपरीत चिन्ह वाला आयन, विपरीत चिन्ह वाला आवेश। ठीक है, तो किसी सोल का अवक्षेपण करने के लिए पहली चीज क्या हुई? वह आयन प्रभावी होता है जिसका आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत हो। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि आयनों का स्कंदन प्रभाव आयन की संयोजकता पर निर्भर करता है। संयोजकता पर दो फैक्टर उन्होंने छांटे कि ये दो चीज भाई आयन को, क्या नाम है इसको, स्कंदन को प्रभावित करेगी। ठीक है, अब कैसे प्रभावित करती है संयोजकता, कैसे प्रभावित करती है? ये तो हमारी समझ में आ गया कि विपरीत चिन्ह वाला आयन चाहिए। ठीक है, संयोजकता कैसे प्रभावित करती है? जितनी ज्यादा आवेश की संयोजकता उतना ही अच्छा, या उतना ही ज्यादा स्कंदन, उतना ही ज्यादा स्कंदन। तो अगर हम किसी धनायन मतलब कैसे सोल के लिए चाहिए? किसी ऋणावेशित सोल के लिए, नेगेटिव सोल के लिए पॉजिटिव आयन, इसके लिए पॉजिटिव आयन चाहिए, विपरीत आवेश वाला पॉजिटिव आयन लें तो उनके आवेश का क्रम, पॉजिटिव आयंस के आवेश का क्रम क्या होता है? सबसे पहले सोडियम आयन, इसकी सबसे कम होगी क्योंकि इस पर एक चार्ज है। फिर दो चार्ज वाला, जैसा हमने बेरियम लिया था, बेरियम, मैग्नीशियम, कुछ भी ले लो आप, चलो बेरियम भी लिख देंगे। ये इससे ज्यादा है 3 वाला, Al हो गया, Fe हो गया, इन पे 3+ होती है। ये इनकी स्कंदन क्षमता का क्रम है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में दे देंगे कि बताओ किसी भी कोलाइडी निकाय के स्कंदन के लिए इन आयनों को स्कंदन क्षमता के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा आवेश वाले की, सबसे कम स्कंदन क्षमता सबसे कम आवेश वाले की। ऐसे ही अगर हम पॉजिटिव सोल के लिए, धनावेशित सोल के लिए, उसके लिए आयन कैसा चाहिए? नेगेटिव आयन। और उसका क्रम क्या होगा? सबसे पहले एक संयोजी ऋणायन कौन सा? Cl-, Br-, F-, कोई सा भी ले लो। फिर द्विसंयोजी सल्फेट, कार्बोनेट, ये वाले आयन। फिर त्रिसंयोजी फास्फेट, बोरेट, ये वाले। फिर 4 संयोजी, पता है किसी को 4 संयोजकता वाला? FeCN6, इसकी वैलेंसी 4- होती है, ये वाला। ठीक है, तो ये क्रम हो जाता है उसको स्कंदित करने का या अवक्षेपित करने का या उसके अवक्षेपण का। समझ में आ गई बात? अब एक और इंपॉर्टेंट इसमें चीज है, वो है पारस्परिक स्कंदन। चलो इसको भी पढ़ लें, एक ही को क्यों छोड़ें। पारस्परिक स्कंदन क्या मतलब है? नाम में ही जान है। पारस्परिक यानी आपसी स्कंदन, आपस में क्रिया, म्यूचुअल कोएगुलेशन से कहते हैं।
म्यूचुअल कोगुलेशन। क्या मतलब है? जब दो विपरीत आवेशित द्रव, विरोधी सोल, ध्यान से सुनेंगे, जब दो विपरीत आवेशित, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला विपरीत आवेशित हो गए, और दोनों कैसे होंगे? द्रव विरोधी सोल को उचित मात्रा में मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे को अवक्षेपित कर देते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाता है। यह क्रिया पारस्परिक स्कंदन कहलाती है। एक दूसरे को अवक्षेपित कर देना, एक दूसरे को स्कंदित कर देना, यही पारस्परिक स्कंदन कहलाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम उदाहरण से समझाते हैं आपको। जैसे हमने अभी दोनों प्रकार के धनावेशित कोलाइड भी लिया और ऋणावेशित भी। धनावेशित में हमने लिया था FeOH का होल थ्राइस, इसीलिए मैंने दोनों तरह के उदाहरण लिए थे पहले। फेरिक हाइड्रोक्साइड, इसमें हमने क्या मिला दिया? आर्सेनियम सल्फाइड, अभी लिया था हमने, इसका उदाहरण दी AS2S3, इसका सोल ले लिया हमने, और दोनों को उचित मात्रा में मिला दिया तो ये क्या बना देंगे? प्रेसिपिटेट, अवक्षेपित, उदासीन हो जाएंगे दोनों आपस में। अवक्षेप क्या बना देंगे? ये दोनों एक दूसरे को अवक्षेपित हो जाएंगे और एक साथ होंगे। यो इसे अवक्षेपित करेगा, यो इसे, क्योंकि चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये क्रिया क्या कहलाती है? पारस्परिक स्कंदन या म्यूचुअल कोगुलेशन। एक ने दूसरे को कोगुलेट कर दिया। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्या है कि जो द्रव स्नेही सोल है, ये किस पर लागू हुआ? द्रव विरोधी पे। यो भी द्रव विरोधी है, यो भी द्रव विरोधी है। द्रव स्नेही सोल में विद्युत अपघट्य की कम मात्रा मिलाने पर अवक्षेपित नहीं होता है। वो क्या बताया मैंने? जो द्रव स्नेही सोल है वो विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा से अवक्षेपित या कोगुलेट नहीं होते। जैसे अभी हमने पढ़ा, द्रव विरोधी हो रहे थे, द्रव स्नेही ये गुण या ये लक्षण नहीं दिखाते। अब क्यों नहीं दिखाते? कारण ये है क्योंकि द्रव स्नेही जो कोलाइड है उसके कण के चारों तरफ माध्यम की एक परत बन जाती है। तो अगर हमें उसको प्रेसिपिटेट करना है या उसको अवक्षेपित करना है तो हमें पहले उस परत को, माध्यम की जो संरक्षण देने वाली परत है, उसको हटाना पड़ेगा, और उसको हटाने के बाद फिर वो अवक्षेपित हो जाएगा। अगर हम किसी द्रव स्नेही कोलाइड में विद्युत अपघट्य की मात्रा मिला दें, अल्प मात्रा, तो वो उदासीन तो हो सकता है, चार्ज तो उसका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन अवक्षेपित नहीं होगा, प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा उसका। इसे बनाने के लिए पहले उसके चारों तरफ की हमें परत को हटाना पड़ेगा। अब माध्यम की परत को, या जल है, माध्यम मान लीजिए जल ले लिया हमने, चारों तरफ उसके जल की परत बन रही, तो जल को हटाने के लिए किसी अभिकर्मक का यूज करना पड़ेगा। अगर जल की परत है तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किसी अभिकर्मक का यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें जल हटाना है, मान लीजिए कोई जल स्नेही सोल है और उसमें हमने अपघट्य की मात्रा डाली, तो वो उदासीन तो हो गया लेकिन प्रेसिपिटेटेड नहीं हुआ। हमें उसका प्रेसिपिटेट या अवक्षेप प्राप्त करना, तो इसके लिए हमें उसमें अपघट्य के साथ साथ कुछ मात्रा में एल्कोहल और डालना पड़ेगा। क्या और डाल दोगे? एल्कोहल। ये एल्कोहल जल को हटा देगा। एल्कोहल तो ऐसी चीज है कि लगभग सब कुछ हटा देता है, इसके अंदर सब डिजोल्व हो जाता है, बड़ी बड़ी रियासतें डिजोल्व हो गई इसके अंदर। तो एल्कोहल जो है वो उस जल की परत को हटा देगा। अब जब उस परत को नष्ट कर देगा, फिर अपघट्य के कण, जो अपघट्य है हमारा, वो उसको अवक्षेपित कर देगा। ठीक है, तो ये था हमारा पारस्परिक स्कंदन। अब एक लास्ट, जरा मैं पहले पेज की व्यवस्था कर लूं। चलो जी, पेज की व्यवस्था हो गई है। अब ये लास्ट एक और इसका गुण है, वो है रक्षण, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन किसे कहेंगे? अभी हमने पढ़ा कि जो अपघट्य है वो किसको स्कंदित करता है? द्रव विरोधी सोल। तो अगर हमें किसी द्रव विरोधी सोल को अपघट्य द्वारा स्कंदित होने से बचाना है तो उसको बचाने वाला क्या कहलाएगा? रक्षक। और ये क्रिया क्या कहलाएगी? रक्षण। अब रक्षक का काम कौन करेगा? द्रव स्नेही कोलाइड। कौन करेगा? द्रव स्नेही कोलाइड। तो इसको हम परिभाषित कैसे करें? शॉर्ट नोट आ सकता है, किसी द्रव विरोधी सोल में, किसमें? द्रव विरोधी सोल में या कोलाइडी विलियन में क्या मिला दें? द्रव स्नेही कोलाइड डालने पर, द्रव स्नेही कोलाइड डालने पर क्या हो जाएगा? वो विद्युत अपघट्य द्वारा आसानी से स्कंदित नहीं होगा। डालने पर विद्युत अपघट्य द्वारा आसानी से स्कंदित या अवक्षेपित, स्कंदित ना होना। द्रव विरोधी सोल में द्रव स्नेही कोलाइड डालने पर विद्युत अपघट्य द्वारा, इसकी जरूरत ही नहीं, आसानी से स्कंदित ना होना रक्षण कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? रक्षण। यो इसका परिभाषा हो गई या शॉर्ट नोट हो गया, समझ लो आप। ठीक है, यो रक्षण कहलाएगा। अच्छा, अब जो द्रव स्नेही कोलाइड है उसकी रक्षी क्रिया, भाई द्रव स्नेही तो बहुत सारे हैं, कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड अच्छा रक्षक है? कौन सा द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड की अच्छी रक्षा कर सकता है? किससे? विद्युत अपघट्य से। इसमें विद्युत अपघट्य आतंकवादी है, इस अपघट्य से
द्रव विरोधी सोल की रक्षा करनी है, तो सोल की रक्षा करना, द्रव विरोधी की रक्षा करना कौन आएगा? द्रव स्नेही। अब द्रव स्नेही में भी कौन सा द्रव स्नेही इसकी अच्छी रक्षा करेगा या इसके लिए अच्छा रक्षक होगा, इस चीज का मापन हम काय में करते हैं? स्वर्णांक में या गोल्ड नंबर में। तो स्वर्णांक कैसे लिखेंगे? स्वर्ण ऐसे लिखेंगे, स्वर्णांक, गोल्ड नंबर। इस पर भी आ जाता है कितने, बहुत इस चैप्टर में एक एक नंबर की बहुत गुंजाइश है। तो स्वर्णांक किसे कहेंगे भैया, इसको भी समझो। किसी द्रव्य स्नेही कोलाइड की रक्षी क्रिया काय में व्यक्त की जाएगी? स्वर्णांक में या गोल्ड नंबर में। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? किसी द्रव्य स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में, काय में? मिलीग्राम में मात्रा, कौन सी मात्रा? किसकी मात्रा? द्रव्य स्नेही की। द्रव्य स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 मिली मानक गोल्ड सोल, 10 मिली मानक गोल्ड सोल या स्वर्ण सोल में योग द्रव्य स्नेही रक्षा करेगा। किसकी करेगा? द्रव विरोधी की। तो द्रव्य स्नेही की मिलीग्राम में मात्रा जो 10 मिली मानक गोल्ड सोल, मानक, अब सोने का क्या कोलाइड विलयन कैसा होता है? द्रव विरोधी। तो इसी की रक्षा करनी है हमें, सोने की ही रक्षा करनी है। किससे करनी है? विद्युत अवरक्ति से। 10 मिली मानक गोल्ड सोल में कितना अपघट्य मिला रहे हैं हम? 10% NaCl का 1 मिली, हमने कही ना अल्प मात्रा में, तो 1 मिली विलियन डालने पर, 1 मिली विलियन से जितने मिलीग्राम रक्षा कर देंगे वो इसका गोल्ड नंबर कहलाएंगे। 1 मिली विलियन डालने पर क्या रोक देता है? अवक्षेपण को रोक देता है, अवक्षेपण नहीं होगा। क्या बताया मैंने? द्रव्य स्नेही सोल की या द्रव्य स्नेही कोलाइडी विलयन की मिलीग्राम में वो मात्रा जो 10 मिली मानक गोल्ड सोल में 10% NaCl के 1 मिली विलयन डालने पर उसके अवक्षेपण को रोक देती है, वो मात्रा उसकी स्वर्णांक कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमने 10 मिली मानक गोल्ड सोल में 50 मिली द्रव्य स्नेही सोल के ले लिए, द्रव्य स्नेही सोल के हमने 50 मिली लिए, 50 मिली लगे। करेंगे क्या हम इसमें? एक बर्तन में या एक ट्यूब में हमने क्या ले लिया? ये द्रव विरोधी सोल, कितना? 10 ml। कौन सा सोल है? यो द्रव विरोधी सोल, यो ले लिया हमने इसमें, यहां 10 मिली। अब क्या करना हमें? हमने इसमें क्या डाल दिया? 1 मिली 10% सांद्रता वाला NaCl, यो विलयन हमें डालना है, यो इसके अंदर डालना है। जैसे ही हम इसे डालेंगे इसमें तो ये प्रेसिपिटेटेड हो जाएगा, ये अवक्षेपित हो जाएगा। हमें इस अवक्षेप को रोकने के लिए द्रव स्नेही कोलाइड का सहारा लेना है, द्रव स्नेही कोलाइड इसमें डाल देना है। तो कितना द्रव स्नेही कोलाइड? कायम है मिलीग्राम में। मिलीग्राम में द्रव स्नेही कोलाइड की जितनी मात्रा इसको रोकने में लगेगी अवक्षेपित होने से, जितनी भी मात्रा लगी, यही गोल्ड नंबर कहलाएगी। यही क्या कहलाएगी? स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या। समझ में आ गई? परिभाषा को फिर से याद कर लेंगे। किसी द्रव स्नेही सोल की या द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा या वह सूक्ष्म मात्रा जो 10 मिली मानक गोल्ड सोल में 10% NaCl के 1 मिली विलयन मिलाने पर होने वाले अवक्षेपण को रोक देती है, उस द्रव्य स्नेही सोल की स्वर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, ये स्वर्ण संख्या है। इंटरेस्टेड फैक्ट इसमें क्या है जो आपको ध्यान रखना है, वो ये है, किसी भी द्रव्य स्नेही कोलाइड का गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही कम होगी। कैसे? समझ लो। मान लीजिए 10 मिली हमने ये गोल्ड सोल लिया, 1 मिली से बचाने के लिए एक हमने द्रव्य स्नेही कोलाइड ले लिया A, और A के कितने लगे? A कोलाइड के 50 ग्राम लग रहे हैं, तो इसका गोल्ड नंबर 50 हो गया। एक हमने फिर दूसरा प्रयोग करके देखा 20 है, इसके 10 ही ग्राम लग रहे हैं अवक्षेपण को रोकने के लिए। तो इनमें कौन ज्यादा शक्तिशाली है भाई? A के तो A बटालियन के 50 सैनिक इसका मुकाबला कर रहे हैं, उतनी ही मात्रा का B बटालियन के 10 ही सैनिक कर रहे हैं, तो कौन ज्यादा शक्तिशाली? B। इसीलिए गोल्ड नंबर जितना ज्यादा है रक्षण क्षमता उसकी उतनी ही कम, और गोल्ड नंबर जितना कम रक्षण क्षमता उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, एक और इसमें फैक्ट आप लोग नोट कर लें, बस लास्ट होने जा रहा। क्या है? कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि ऐसा द्रव्य स्नेही कोलाइड बताओ जिसकी रक्षण क्षमता सबसे ज्यादा होती है, या ऐसा बताओ जिसकी सबसे कम होती है। तो एक एक उदाहरण बोलूंगा, उदाहरण के एक ही होगा, सबसे कम और सबसे ज्यादा वाला। तो जो जिलेटिन है, अच्छा हिंदी में लिखे जिलेटिन, यो तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ। और सबसे निम्न श्रेणी का कौन है? निम्न श्रेणी या निम्नतम श्रेणी क्या दो इसे?
निम्नतम श्रेणी का कौन है भैया इसमें? वो है स्टार्च। इसका मतलब अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसी 10 मिली गोल्ड सोल की 1 मिली 10% NaCl विलियन से अवक्षेपण से रक्षा करने के लिए इसमें से किसकी ज्यादा मात्रा लगेगी? क्या बताएंगे? स्टार्च की। निम्न श्रेणी का इसीलिए तो है ये, क्योंकि इसकी ज्यादा मात्रा लग रही, इसकी सेना मरी हुई है। जिलेटिन की मात्रा कम लगेगी, इसलिए ये श्रेष्ठ है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक जो हमने आज का टारगेट रखा था कि कोलाइडी निकायों के गुण ये संपन्न होता है, अब एक बहुत थोड़ा सा, इतना थोड़ा भी नहीं है कि उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, और बचा है वो है इसके अनुप्रयोग, और फिर ये चैप्टर समाप्त।